हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं और एक इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर करते हैं ताकि एक ही वीडियो के अंदर आपकी सेक्शन भी कवर हो जाए और आपके एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस होती रहे। अगर आप इसी तरीके से अपनी सीआरपीसी की अच्छे से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं, आप उनको भी रिपीट करते रहिएगा। नहीं तो आने वाली वीडियोस में मैं एक कंबाइन वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम कंटिन्यू 50+ एमसीक्यू को एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपके अच्छे से रिवीजन होती रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। क्या कह रहा है यह क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये पता लगाना है कि ये सेक्शन जो है, ये जो बात कही गई है इस क्वेश्चन में किस सेक्शन से ली गई है। क्या कह रहा है कि इफ केस इंस्टीट्यूट अदर देन ए पुलिस रिपोर्ट। सबसे पहले इस लाइन को समझते हैं, यानी कि अदर देन पुलिस रिपोर्ट यानी कि कंप्लेंट के बेसिस पर यहाँ पर क्या किया गया है, केस को इंस्टीट्यूट किया गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन टॉक अबाउट एविडेंस ऑफ डिफेंस, यानी कि डिफेंस के एविडेंस के बारे में बात की गई है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, हम जो है चैप्टर नंबर 18 को कवर कर रहे हैं, जिसको पर्टिकुलरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ए पार्ट है, एक बी पार्ट है, एक सी पार्ट है। अब बात की गई है जो ये बी पार्ट के अंदर कि जब केस इंस्टीट्यूट होता है अदर देन पुलिस रिपोर्ट। अब यहाँ पर बात करें बी पार्ट की, तो बी पार्ट में यहाँ पर कहाँ पर कौन सी सेक्शन है जो बात करती है कि डिफेंस की तरफ से साक्ष्य लिए जाएंगे, यानी कि जो मुल्जिम है, जो एक्यूज बनाया गया है केस में, उसकी तरफ से साक्ष्य लिए जाएंगे। यह बात किस सेक्शन में की गई है? क्या ये सेक्शन 243 में की गई है, 246 में की गई है, 247 में की गई है या फिर 245 में की गई है? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेक्शन नंबर 247। अब हम बात करते हैं बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं, फिर आपको इसका जवाब देना है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 247 ऑफ सीआरपीसी इन विच अनदर सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इज अप्लाई, यानी कि सेक्शन 247 प्लस इसी सेक्शन में एक और सेक्शन की बात की गई है, और वो सेक्शन कौन सी है इसका हमें पता लगाना है। तो अगर आपने ये सेक्शन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इस सेक्शन के अंदर और किस सेक्शन को अप्लाई किया गया है, जिसको भी हमें देखना होगा। तो उसके रिगार्डिंग क्या सेक्शन 243 है, 246 है, 247 है, 245 है? आपके अनुसार इसका कौन सा जवाब है? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेक्शन 247। जब हम इस सेक्शन को कवर करेंगे, आज हम इस सेक्शन को डिटेल में भी समझने वाले हैं, तो तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। प्लस इसके साथ वाली जो सेक्शन है 243 उसको भी समझेंगे ताकि आपकी यहाँ पर रिवीजन भी हो जाए और ये सेक्शन भी कवर हो जाए, क्योंकि ये सेक्शन जो है वो कनेक्ट है एक दूसरे से। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता लगाना है सही जवाब क्या है। द एविडेंस ऑफ एनी रिमेनिंग विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन shall next to be taken and after the cross examine और री एग्जामिन if any है, यानी कि अगर कोई क्रॉस एग्जामिन है, क्रॉस एग्जामिनेशन करना बचा है, री एग्जामिनेशन करना बचा है, तो ऐसा किया जाएगा। एंड दे शैल आल्सो बी, क्या होगा इसका रिजल्ट? टेकन इन कस्टडी, एक्विटल, डिस्चार्ज, या फिर इन सभी में से कोई भी नहीं है। ये आपने अभी तक जो मैंने सेक्शन कवर करवाए हैं उसमें आपने ये स्टेटमेंट जरूर पढ़ी होगी, मैंने इसको कवर भी करवाया है। अगर आप मेरी वीडियो
ध्यान से देख रहे हैं तो आपको इसका जवाब जरूर पता होगा। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड पॉइंट, यानी कि डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। दे शैल आल्सो बी डिस्चार्ज्ड, यानी कि यहाँ पर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जब उसका एग्जाम क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर लिया, री एग्जामिन होना था, री एग्जामिन भी कर लिया, अब यहाँ पर उसे क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 244 सीआरपीसी के सेक्शन 244 के अनुसार, व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूट अदर देन ए पुलिस रिपोर्ट, यानी कि कंप्लेंट के बेसिस पर केस गठित किया गया है, द एक्यूज्ड अपीयर एंड इज ब्रोट बिफोर द मजिस्ट्रेट, देन द मजिस्ट्रेट व्हाट, यानी कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, शैल प्रोसीड टू हियर द डिफेंस, डिफेंस को सुना जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन को सुना जाएगा। शैल प्रोसीड टू रिलीज द एक्यूज, एक्यूज को छोड़ दिया जाएगा, या इन सभी में से कोई भी नहीं है। सीधी सी स्टेटमेंट है। जब कंप्लेंट के ऊपर केस इंस्टीट्यूट किया जाता है, सबसे पहले तो एक्यूज अपीयर होगा या एक्यूज को लाया जाएगा मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष। यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे, डिफेंस को सुनेंगे, एक्यूज को रिलीज करेंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन को सुना जाएगा। इसका सेकंड जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इफ अपॉन सच कंसीडरेशन एग्जामिनेशन इफ एनी, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उनको कंसीडर करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद, एग्जामिनेशन करने के बाद, यानी कि उसके बाद, एंड हियर द मजिस्ट्रेट ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज ए ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द एक्यूज शैल कमिट एन ऑफेंस, देन द मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे। यहाँ पर इन ऑप्शंस के अनुसार आपको सही ऑप्शन चुनना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि शैल नॉट फ्रेम इन रिटर्न चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज, एक्यूज के अगेंस्ट जो है चार्ज फ्रेम नहीं किया जाएगा रिटर्न में। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, शैल फ्रेम इन ए रिटर्न चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज, एक्यूज के अगेंस्ट रिटर्न चार्ज फ्रेम किया जाएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है शैल बी फ्रेम इन रिटर्न चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड एंड डिस्चार्ज द एक्यूज, रिटर्न चार्ज तो फ्रेम किया जाएगा एक्यूज के अगेंस्ट और साथ साथ उसे डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि इन सभी में से कोई भी नहीं है। तो आपके अनुसार क्या है इसका सही जवाब, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसका सही जवाब है हमारा सेकंड, यानी कि जैसे ही कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को यह लगता है कि ग्राउंड बन रहा है, हाँ इन्होंने ये अक्यूज ने ये अपराध किया है, तो यहाँ पर रिटर्न में चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है। तो गाइज अभी हमने जो है इम्पोर्टेंट सेक्शंस को कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू सेक्शन के ऊपर। एमसीक्यू को हमने कवर कर लिया है। हम चैप्टर 90 को कवर कर रहे थे, जो बात करता है किस तरीके से कार्रवाई होगी मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष। टोटल सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 238 से स्टार्ट होती है, 250 पर ख़त्म हो जाती है, जो बात करती है कि किस तरीके से मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष कार्रवाई होगी, जिसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट वो पार्ट है जब एफआईआर के बेसिस पर केस इंस्टीट्यूट किया जाता है। दूसरा वो है जब कंप्लेंट के बेसिस पर केस इंस्टीट्यूट किया जाता है, जिसे हम डिस्कस कर रहे थे। इन सभी सेक्शन को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। आज हमने किस सेक्शन को कवर करना है, आज हमने सेक्शन जो है वो कवर करनी है सेक्शन 247, जो बात करती है एविडेंस के बारे में। 246 को हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया था। अगर आपने मेरी इस वीडियो को देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी प्रीवियस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अभी तक जितने भी सेक्शन कवर करवा चुका हूँ सीआरपीसी के अंदर, उन सभी को भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।
क्या कह रहा है ये सेक्शन? ये सेक्शन केवल इतना कह रहा है कि जैसे ही प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाह, जो भी उनके पास गवाह हैं, जो भी उनके पास सबूत है, उन सभी के खत्म होने के बाद अब बारी आती है डिफेंस की तरफ से, यानी कि एक्यूज की तरफ से, कि उसके पास कौन कौन से एविडेंस है। जो एविडेंस है वो कोर्ट में उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने डिफेंस के रूप में, यानी कि अपने आप को संरक्षण करने के लिए अपने फेवर में उन साक्ष्यों को कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। साथ ही यहाँ पर इस सेक्शन में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इसलिए इसमें रेफरेंस दिया गया है कि सेक्शन 243 अप्लाई होगा। 243 में अच्छे से बताया गया है कि क्या क्या डिफेंस की तरफ से क्या क्या बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, यानी कि सेक्शन 243 भी यहाँ पर अप्लाई होगा। इसलिए आज हम इसको दोबारा से यहाँ पर इसके साथ जोड़कर जो है समझेंगे, ताकि आपको चीज़ें रिवाइज भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि ये सेक्शन इसके साथ कनेक्ट होके क्या क्या चीज़ें कहना चाह रही है। सेक्शन 243 क्या कह रही है? सबसे पहले तो हमने 247 को समझ लिया कि जैसे ही प्रोसिक्यूशन की तरफ से जितने भी उसके एविडेंस है, जो भी साक्ष्य है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, वो खत्म हो गया है, तो अब बारी आती है डिफेंस काउंसिल की, यानी कि डिफेंस की तरफ से जो एक्यूज है वो अपने तरफ से जो जो उसके पास साक्ष्य होंगे उसको प्रोड्यूस करेगा। सब सेक्शन 1 क्या कहता है इस सेक्शन का, सेक्शन नंबर 243 का, क्योंकि हमें इसको भी साथ साथ पढ़ना है उसके साथ कनेक्ट होकर। क्या कह रहा है कि एक्यूज शैल देन कॉल अपॉन इंटर्ड अपॉन हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस हिज evidence, and if the accused put in any written statement the magistrate shall file it with the record। यानी कि यहाँ पर बात की गई है कि डिफेंस के पास जितने भी एविडेंस है, जितने भी साक्ष्य हैं, वो प्रोड्यूस करेगा, और डिफेंस की तरफ से, एक्यूज की तरफ से यहाँ पर अगर रिटन स्टेटमेंट फाइल की जाती है तो उसे रिकॉर्ड में ले लिया जाएगा। सब सेक्शन 2 क्या कहती है, इसको पढ़ते हैं। If the accused after he has entered upon his defense apply to the magistrate to issue any process for compelling the attendance of any witness for the purpose of examination, cross examination or production of any document or other thing। यानी कि ये क्या कह रहा है कि अगर एक्यूज की तरफ से उसके डिफेंस के लिए उसने किसी को एग्जामिन करना है, एग्जामिनेशन इन चीफ करना है, किसी का क्रॉस एग्जामिन करना है, किसी विटनेस को बुलाना है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है, तो ऐसे में यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो प्रोसेस को इशू कर देंगे इनकी अटेंडेंस के रिगार्डिंग। अब आगे क्या कह रहा है, द मजिस्ट्रेट शैल इशू सच प्रोसेस अनलेस ही कंसिडर दैट such application shall be refused on the ground that it is made for the purpose of vexatious delay or for the defeating of the end of justice, and such ground shall be recorded by him in a written। क्या कह रहा है ये आगे का सेक्शन यह कह रहा है कि जब भी इस तरीके के साक्ष्य के लिए किसी की अटेंडेंस जरूरी होती है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब इस तरीके की अटेंडेंस तभी अलाउ करेंगे जब उनको रीजनेबली ग्राउंड लगेगा। अगर उनको ये लग रहा है कि ये एप्लीकेशन इसलिए मूव की गई है, उनके पास कोई पर्याप्त एविडेंस तो है नहीं, वो टाइम को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जस्टिस में डिले हो इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो इस ग्राउंड पर क्या है, इस तरीके की एप्लीकेशन को क्या किया जा सकता है, रिफ्यूज किया जा सकता है, मना किया जा सकता है कि यहाँ पर इसकी कोई रेलिवेंसी ही नहीं है, इस केस के अंदर आप इसको क्यों बुला रहे हो, ये तो कोर्ट का टाइम खराब होगा, तो इस तरीके से। और अगर वो ऐसा कोई भी एविडेंस जो है मतलब ऐसा ग्राउंड पे उसको वो करते हैं तो उसे रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, या फिर एडमिट करते हैं तो रिकॉर्ड पर लाया जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन द एक्यूज्ड हैज क्रॉस एग्जामिन and had opportunity of cross examine any witness before entering on his defense, the attendance of such witness shall not be compelled under this section unless the magistrate satisfy it is necessary for the justice। जो कि मैं पहले ही अभी समझा चुका हूँ कि इस तरीके के मतलब किसी भी एक्यूज को बुलाया जा रहा है, किसी भी एक्यूज के द्वारा क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है, किसी भी एक्यूज के द्वारा
किसी विटनेस को बुलाया जा रहा है उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, उसे तभी बुलाया जाएगा जब मजिस्ट्रेट साहब सभ्य जो है इस बात से सेटिस्फाई हो जाएंगे। उसके बाद इसमें यहाँ पर सबसेक्शन 3 और इंक्लूड किया गया है, जिसमें बात की गई है कि कोर्ट के अंदर डिपॉजिट की जाएगी रीजनेबल एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस जो है लगने हैं किसी भी विटनेस के, तो उसे क्या किया जाएगा, कोर्ट के अंदर डिपॉजिट किया जाएगा। मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 required the reasonable expenses incurred by the witness in attendance for the purpose of the trial be deposit in the court, यानी कि उन्हें कोर्ट के अंदर डिपॉजिट किया जाएगा ताकि रीजनेबल एक्सपेंसेस जो है गवाह को दिए जा सके। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर किया और सेक्शन को कवर किया। आई होप आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप सभी के लिए। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए इसी तरीके से। अगर आपको सीआरपीसी को बिल्कुल अच्छे से समझना है तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू।